शिविर का दूसरा डिस्कोर्स, पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। पिछले डिस्कोर्स में हमने बात की डिसिप्लिन ऑफ थिंकिंग। अंग्रेजी में ऐसी कहावत है जिसको मैं उसका भाव हिंदी में बताऊं तो कहते हैं कि जो स्मॉल माइंड्स होता है वो व्यक्तियों के बारे में ज़्यादा सोचता है। जिसका छोटा दिमाग होता है, संकुचित माइंड होता है, वो व्यक्तियों के बारे में ज़्यादा सोचता है। जो स्मार्ट माइंड होता है वो फिलोसॉफी के बारे में सोचता है। To think about the philosophy, this think about the tattva gyan and all, different philosophy. लेकिन जो enlightened mind होता है वह न दूसरों के बारे में सोचता है, वो न फिलोसॉफी के बारे में सोचता है, वो सिर्फ यह सोचता है कि कोई भी चीज जो मेरे विचार में आई है उसको मैं कैसे जी सकूं, हाउ डू आई अप्लाई इन माई डेली लाइफ। ये 3 प्रकार के माइंड का लेवल है। सोचिए, कई लोग होते हैं व्यक्तियों के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादातर विचार व्यक्तियों के बारे में आते हैं, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव बहुत, बट वो बहुत छोटे माइंड की पहचान है। स्मार्ट माइंड की पहचान है थोड़ी फिलोसॉफिकल बात, थोड़ी स्पिरिचुअल बातें, लेकिन बातें ओनली बातें करेंगे, सोचेंगे। लेकिन जो एनलाइटन्ड माइंड है वो हमेशा कोई भी चीज सुनेगा, पढ़ेगा, पकड़ेगा, देखेगा, उसको वो अप्लाई करने की सोचता है। हम चाहते हैं हम एनलाइटन्ड माइंड बने, और उसके लिए दूसरा डिसिप्लिन में डिस्कवर करने जा रहा हूं। आज मुझे एक साथ बन सके वहां तक 3-4 डिसिप्लिन की चर्चा कर लेनी है और व्यवस्थित ढंग से। दूसरा डिसिप्लिन है डिसिप्लिन ऑफ गोल सेटिंग। जैसे आपने पहले डिसिप्लिन की थोड़ी बात सुनी तो तुरंत माइंड में आया कि गोल सेटिंग होगा तो हमारा सोचने का डिसिप्लिन अपने आप आएगा। कई बार हमारे दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स इसलिए चलते हैं, लाइफ में कोई पर्टिकुलर गोल नहीं है। पर्टिकुलर गोल नहीं होने से क्या होता है, हमारी एनर्जी, हमारा टाइम यूजलेस हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। अगर आपको अपनी टाइम को, अगर आपको अपनी एनर्जी को, अगर आपको अपनी टैलेंट को प्रॉपरली यूज करना है तो यू हैव टू सेट द गोल इन योर लाइफ। कुछ भी गोल हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर एटीट्यूड। कोई भी आप एक गोल बनाओ, शर्त इतनी, कंडीशन उतनी कि वो गोल ऐसा बनाओ जो आपको हैप्पीनेस दे, जो आपको सेटिस्फैक्शन दे, जो उससे दूसरे को भी उसकी लाइफ जीने में तसल्ली प्राप्त हो। ऐसा गोल होना चाहिए। सबसे पहले आदमी का गोल क्या होता है? जब आप इंडिया से यहाँ आए वर्षों पहले, क्या गोल था? भाई अमेरिका जा रहे हैं, थोड़े पैसे बनाएंगे। उसके भी पहले आए होंगे तो भाई पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन के लिए आए,
बाप दादा ने तो पढ़ाई नहीं की, लेकिन बाप दादा ने थोड़े पैसे बनाए मेहनत करके कि कम से कम मेरा बेटा पढ़े। हम यहाँ आए, पढ़ाई की, सक्सेस हुए, फिर सोचा कि जब अब पढ़ाई में सक्सेस हुए हैं तो जॉब भी कर ले, थोड़े पैसे बना ले। तो पहला हमारा गोल था जिंदगी का पैसे बनाना। किसका गोल नहीं होता है? हर एक इंसान चाहता है हमारा बैंक बैलेंस हो, क्योंकि उसके बिना किसी की भी जिंदगी चलती नहीं है। चाहे कुछ भी कह दो, पैसा हाथ का मेल है। लोग बोलते हैं पैसा हाथ का मेल है। जो बोलते हैं उनको भी पैसा चाहिए, जो बोलते हैं हाथ का मेल है उनको भी मेल की जरूरत होती है। मेल के बिना उनका भी काम नहीं चलता है। तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए। मैं तो क्लियर कट कहता हूं, कभी भी कोई आध्यात्मिक फिलॉसफी दर्शन संपत्ति का विरोधी नहीं है। और मैं तो यहां तक मानता हूं कि संपन्न व्यक्ति ही स्पिरिचुअल हो सकता है। मेरा क्लियर कट स्टेटमेंट है कि संपन्न आदमी ही स्पिरिचुअल हो सकता है, कोई गरीब व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है। अपवाद है अगर पिछले जन्म की साधना हो और उसको पास्ट रिग्रेशन हुआ हो, तो इस जन्म में बिना संपत्ति के भी एक स्टेप आगे बढ़ सकता है, क्योंकि पिछला अनुभव उसे मदद करता है। अदरवाइज पैसा होगा, वही पैसा आपको स्पिरिचुअल लाइन में ले जाएगा। सोचिए जरा अध्यात्म की हिस्ट्री को। हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, सभी राजपुत्र, सभी राजपूत, राजघराने के लोग, पैलेस में रहने वाले। लेकिन धीरे धीरे जब पता चला संपत्ति के एक लेवल पर आ गए, फिर संपत्ति छोड़ दी। तो संपत्ति जरूरी है बिगिनिंग में, लेकिन संपत्ति खतरनाक है एंड में। प्रारंभ में संपत्ति हो आपकी लाइफ को आगे ले जाएगी, लेकिन अंतिम श्वास तक भी आपके माइंड में संपत्ति हो तो यही आपकी लाइफ बर्बाद कर देगी। तो पहला गोल था संपत्ति, बना लिया हमने, कर लिया, वी आर सेटिस्फाइड। एक बात इतनी याद रखना कि खाली संपत्ति का गोल अगर जिंदगी भर है, अगर मरते दम तक है, तो इससे बड़ा कोई भिखारी नहीं। अगर मरते समय तक केवल संपत्ति के लिए जिंदगी जी लेंगे तो फिर जिंदगी का बड़ा छोटा पर्पस बना लिया। जिंदगी तो पशु भी जी लेते हैं, जानवर भी जी लेते हैं, सब कुछ जी लेते हैं। अगर पैसा ही गोल है तब तो हमने जिंदगी का बहुत मिनिमम यूज किया। और पैसे से बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या मिलता है आपको? कंफर्ट, खाना पीना। उससे क्या मिलेगा? पैसे से शांति मिलेगी? ये सुनो, पैसे से हैप्पीनेस मिलेगी? पैसे से जॉय मिलेगा? नो। पैसे से रोटी मिलेगी, पेट भरेगा, पैसे से कंफर्ट मिलेगा, सुविधा मिलेगी, जरा आप कंफर्टेबली लाइफ जी सकते, दैट्स इट। उसके लिए पूरी जिंदगी मत लगा दो। तो पहला होता है गोल मनी। दूसरा गोल, मनी जब आ जाता है और आदमी थोड़ा अगर सेंस है तो मनी से ऊपर उठता है और सोचता है मेरा गोल है पर्सनालिटी। आदमी का सेकंड गोल बनता है पर्सनालिटी। मैं जरा अपना पर्सनालिटी बनाऊं। होता है ना, जब थोड़ा पैसा बन जाता है आदमी पर्सनालिटी, उनकी चाल बदल जाती है, उनका बातचीत करने का तरीका बदलता है, उनका टोन बदल जाता है, उनकी रहने की स्टाइल बदल जाती है। शुरुआत में गाड़ी अच्छी चाहिए बिकॉज इज माई नीड, उसके बाद गाड़ी अच्छी चाहिए बिकॉज ऑफ माई पर्सनालिटी। मकान अच्छा चाहिए बिकॉज ऑफ माई, बोलते जाओ, पर्सनालिटी मीन्स जरा 5 लोगों में, जरा 10 समाज के लोगों में मेरी एक एंट्री पड़े, ये पर्सनालिटी। ये भी एक गोल होता है, ठीक है, एक एज में होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि उस फेज से गुजर जाओ ताकि फिर वो फेज तुम्हारा पीछा नहीं करे। पहले से एक्सपीरियंस कर लो फिर मूव ऑन। एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो आप फिर वापस पीछे पीछे आओगे।
एक्सपीरियंस करते जाओ। नंबर 3, फिर तीसरा गोल बनता है पर्सनालिटी के बाद। पर्सनालिटी थोड़ा इज मोर फिजिकल लेवल पर है। पर्सनालिटी के बाद आता है स्टेटस, नेम एंड फेम। मेरा नाम हो, मेरा फेम हो, हजारों लोग मुझे जाने, ये भी एक गोल होता है। और उसके लिए आदमी क्या क्या करता है, कितनी जगह इन्वॉल्व होता है। स्टेटस के लिए, अपना नेम एंड फेम के लिए, फिर आदमी को पावर चाहिए, पावर के लिए फिर आदमी को पोजीशन चाहिए, पोजीशन के लिए फिर आदमी पॉलिटिकल में इन्वॉल्व होता है, और फिर आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। गलत ट्रैक पर है, जिंदगी के गलत ट्रैक पर है, क्योंकि उससे भूख किसी की मिटने वाली नहीं है, एक गलत ट्रैक है, लेकिन होता है। आगे चले, उसके बाद ये जब सारा गोल हो जाता है, उसके बाद आदमी का गोल बनता है हेल्थ। अब थोड़ा मटेरियल से सेल्फ फोकस की ओर आगे बढ़े। आई वांट टू बी हेल्दी, एक ही गोल होता है। हेल्थ भी हो गया, जिसकी बात मैं आगे और करने वाला हूं। उसके बाद गोल बनता है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति चाहिए। आखिर में आदमी बहुत कुछ कर लेता है ना, फाइनली फिर आदमी को सोचता है अब क्या करना, सब कुछ तो हो गया, बस अब मन की शांति चाहिए। अब रिटायर्ड हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व एनीथिंग, आई वांट टू गेट मेंटल पीस। ये भी आदमी रियलाइज करता है, इट शुड बी माई गोल। उसके बाद फिर आता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज माई गोल। और हैप्पीनेस भी परमानेंट गोल नहीं है। उसके बाद आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ करके जाऊं कि मैं तो चला जाऊं, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन कम से कम आने वाले 100 साल तक लोगों को मदद करता रहे। That's the most important goal in the life. We are the human, we have a reasoning mind, we have a spiritual sense. हमारा ये गोल होना चाहिए। अगर परमात्मा ने मुझे कुछ दिया है, अगर मेरी कर्मों की कृपा से मुझे कुछ मिला है, मैं ऐसा कुछ करके जाऊं जो मैं तो चला जाऊं, मेरा नाम भी रहे कि नहीं हो खैर, लेकिन आने वाले 100 साल तक मिनिमम मेरा कंट्रीब्यूशन लोगों को हेल्पफुल बनता रहे। ये गोल सबको बनाना जरूरी है। अगर थोड़ा भी आप अपने आप को फॉर्चुनेट मानते हो तो, बाकी अपने लिए तो सारी दुनिया जीती है। एक चीज याद रखना, अगर प्रभु ने आपको आपकी पात्रता से ज्यादा दिया हो, आपकी बुद्धि से ज्यादा दिया हो, आपकी मेहनत से ज्यादा दिया हो, तो समझना वो दिया है दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपने तक सीमित रखने के लिए नहीं। हमारे जैन धर्म में एक नाम आता है जगड़ूशा का। जगड़ूशा आज भी आप पाटन में जाओ, उनके नाम की अन्नशाला चलती है आज भी। उसको हुए करीब 200-250 साल हो गए। और जगड़ूशा के उसके गुरु ने कहा था कि बेटा ऐसा काम करके जाना, भगवान ने तेरे पर इतनी कृपा की है, ऐसा काम करके जाना कि आने वाले 100-200 साल तक लोग आपकी शक्ति का लाभ उठा सके। और उन्होंने एक अन्नशाला खोली, ये और वो एक भोजनशाला खोली वहां पर। आज भी गरीब लोग वहां कर खाते हैं, और वो पिछले 200 सालों से वो अन्नशाला चलती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। जगड़ूशा के उस जमाने में इतनी एबिलिटी थी, हम तो अमेरिका में रहते हैं, हमारी एबिलिटी उससे 10 गुना ज्यादा है। तो हम ऐसा कुछ परमानेंट वर्क करें। मेरा इशारा है, छोटे मोटे काम करके मत जाओ। लोगों की इच्छा होती है मैं कुछ सेवा करूं, मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं, करते हैं, लेकिन वो भी टेम्पररी नहीं होना चाहिए, परमानेंट बेस पर। यहां पर अमेरिका में हुए ना, रॉकफेलर को हुए थे, रॉकफेलर, उसका फाउंडेशन चलता है। हाँ, ऑयल कंपनी थी, लेकिन उन्होंने अपना रॉयल उन्होंने फाउंडेशन खोला और हजारों लोगों को एजुकेशन देता है। मैंने सुना था, मैंने पढ़ा था। हाँ, आप ज्यादा जानते होंगे, रॉकफेलर फाउंडेशन।
हाँ, हजारों लोगों को। अभी मैं एग्जांपल दूं, अभी आपके, खैर मैं बाद में एग्जांपल, ये इवन कितने अमेरिकन लोग, कहाँ दूर जाओ, ये वॉरेन बफेट और क्या नाम आपका, बिल गेट्स, ये सब लोग इतना चैरिटी करते हैं और लॉन्ग टर्म प्लान। योर कंट्रीब्यूशन शुड बी फॉर लॉन्ग टर्म प्लान, नॉट शॉर्ट टर्म। 5 साल के लिए कर दिया, नहीं, लॉन्ग टर्म। आप चले जाओ, आने वाले हजारों साल तक उससे लोग बेनिफिट लेते रहे। ऐसा कुछ अकेले या मिलकर एस्टैब्लिश करना चाहिए। दैट शुड बी द रियल ह्यूमन गोल ऑफ द लाइफ। बाकी शांति से जी लिया, खा लिया, पी लिया, पैसे बना लिए, ये तो कोई भी बना सकता है गोल, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये गोल बनाओ, और ये गोल के बाद भी फिर फाइनल, अगर हमारी सेंस हो, हमारी अवेयरनेस हो, गुरु की कृपा हो, तो फिर फाइनल गोल बनता है, आई वांट टू डू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आई वांट टू नो हु एम आई। स्पिरिचुअल, रमण महर्षि का मंत्र है, हु एम आई, मैं कौन हूं। दैट इज द स्पिरिचुअल अवेयरनेस, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। हर एक आदमी को मैं ये भी इशारा कर देता हूं, केवल सोशल गोल इज नॉट इनफ, केवल कल्चरल गोल इज नॉट इनफ, विदाउट स्पिरिचुअल गोल ये सारे गोल अधूरे हैं। हमारे गुरु जी भी हमको बहुत कहते थे, वी आर सो फॉर्चुनेट कि उन्होंने हमको ये मंत्र दिया। वो कहते हैं आप सब जगह जाओगे, उपकार करोगे, जैनिज्म का प्रचार करोगे, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करोगे, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, अपनी साधना छोड़कर, अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस छोड़कर, अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट छोड़ के ये सब मत करना, न तो दिया तले अंधेरा। मैं जो दूसरों को देना चाहता हूं वो पहले मेरे पास तो होना चाहिए, और मेरे पास तब होगा जब मैं आंख बंद करके अपनी आत्मा के भीतर झांकूंगा, जहां ये सब पावर जहां से जनरेट होता है। तो फाइनल गोल इज टू रिकॉग्नाइज हु एम आई। इतने लाइफ में गोल होते हैं। अब मैं सोचता हूं कि आपके सारे गोल इसमें आ गए होंगे, जो भी छोटे मोटे हैं। और मैं पढ़ रहा था एक किताब, उसमें बहुत अच्छा लिखा था, गोल के लिए 4-5 चीजें चाहिए। शॉर्ट में बता दूं, गोल के लिए पहली चीज चाहिए, गोल शुड बी स्पेसिफिक। गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, फोकस्ड, पॉइंटेड, स्पेसिफिक गोल, नंबर 1। नंबर 2, गोल शुड बी ऐसा होना चाहिए जिसको आप मेजर कर सके, मेजरेबल, मेजर कर सके, जिसको माप सके, जिसको आप रिकॉग्नाइज कर सके, माप सके, मेजरेबल होना चाहिए, जिसको मेजरमेंट किया जा सके। नंबर 3, गोल ऐसा होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। गोल बना लिया फिर अचीव ही नहीं कर सकते हैं। कई लोग गोल बड़े बड़े बना लेते हैं और उसके बाद जिंदगी पूरी उल्टी दिशा में चलती है। गोल अचीवेबल होना चाहिए, जिसको आप अचीव कर सको। नहीं तो फिर क्या होता है, लोमड़ी को कहना पड़ता है, ऊपर पहुंच नहीं पाती है, तो कहते अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे नहीं है, तुम छलांग नहीं मार सकती हो, इसलिए तुम बहाना बनाते अंगूर खट्टे हैं। गोल उतना ही ऊंचा रखो जितना आप अचीव कर सकते हैं। अचीवेबल होना चाहिए, गेनेबल होना चाहिए। नंबर 3। नंबर 4, गोल रिजल्ट्स फोकस होना चाहिए। गोल रिजल्ट्स फोकस होना चाहिए, जिसका रिजल्ट आए, जिसका परिणाम आए, जिसका नतीजा आए, वो गोल होना चाहिए और उस पर आपका फोकस होना चाहिए। एंड लास्ट, गोल शुड बी टाइम बाउंड। गोल टाइम बाउंड होना चाहिए। गोल तो बना लिया, अब उसमें कितने साल लगाओगे? गोल को अचीव करने में कितने साल लगाओगे? टाइम बाउंड, मैं 3 साल में ये चीज अचीव करूंगा। टाइम बाउंड, टारगेट।
समझ गए? कितनी चीज बताई मैंने? 5। पहला अक्षर एस, दूसरा अक्षर एम, तीसरा अक्षर ए, चौथा अक्षर आर, पांचवा अक्षर टी। इट्स कॉल्ड स्मार्ट गोल। गोल स्मार्ट होना चाहिए। इन सब के पहले पहले अक्षर मिला लो तो स्मार्ट गोल हो जाएगा। तो गोल सेट करो। अब देखो, अब इसमें ज़्यादा एनालिसिस में नहीं करता हूँ, दोपहर का टाइम है, लेकिन मुझे आपका ज़रा ध्यान रखना पड़ता है ना, झपकी ना लगे, बोरिंग भी ना हो। तो और ये विषय ऐसा है कि आपको वर्क करना पड़ेगा, इसमें सोचना नहीं है। सोचने की बात पहले डिसिप्लिन में आ गई। अब गोल सेटिंग में आपको सोचना नहीं है, आपको गोल सेट करना है। मैंने बहुत सारी इंडिकेशन दे दिए। अब जिसकी उम्र 60 के आसपास हो रही है, सेट करो, आई वांट टू बी हेल्दी। मैं हेल्दी नहीं रहा तो लड़खड़ाऊंगा, एक पांव इधर एक उधर। मैं हेल्दी नहीं रहा तो कुछ भी सेवा नहीं कर सकता हूं। पहले मुझे हेल्दी रहना जरूरी है। मेरे हेल्दी रहने के लिए मेरी साउंड स्लीप, मेरी हेल्थ, मेरी डिसिप्लिन ये जरूरी है। तो अपनी एज के अनुरूप, अपने डिजायर के अनुरूप आप गोल सेट करो और फोकस रहो गोल में। हो सकता है जैसे अभी बात चली थी बीच में, एक साथ 2-3 गोल भी हो सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन फाइनल गोल एक होगा, दूसरे गोल उसके सपोर्टिंग होंगे, वो भी हमें जरूरी है। एक साथ 2-3 चीजें भी कर सकते हैं। जैसे मेरी लाइफ का गोल है भाई, मुझे स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट भी करना है, वो मेरा फाइनल गोल है। लेकिन मुझे भगवान ने जो टैलेंट दी है तो मैं मैक्सिमम लोगों तक वो मैसेज भी पहुंचाऊं, वो भी मेरा गोल है। लेकिन फाइनल गोल मेरा है, आई वांट टू नो हु एम आई। तो जब भी मैं फ्री रहता हूं, मैं अपनी साधना में बैठता हूं, आंख बंद करके देखता हूं भीतर मैं कौन हूं, जो कभी मरता नहीं है, कभी जन्मता नहीं है, जिसको कभी दुख नहीं होता है, सुख नहीं होता है, डिस्क्राइब नहीं किया, वो हु एम आई। इन शरीर बुद्धि मन से परे कौन है, खोजो कभी, ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस। तो ये गोल। सेकंड, डिसिप्लिन। सोचना अपनी लाइफ में गोल सेटिंग कितना है, हाउ मच यू आर क्लियर अबाउट योर गोल ऑफ द लाइफ। ये शिविर आपको अपने साथ रखकर इसको टैली करना है। जैसे दिव्या ने एक्सप्लेन किया ना, ये दिस इज द राइट वे टू एक्सप्लेन। एक्चुअली जैसे अपन वो कर रहे थे ना डिस्कशन, तो जितनी मैंने थिंकिंग की पॉइंट बताया, एक्चुअली आप उसमें कहाँ हैं, आपको वो डिसाइड करना है कि मैं इसमें कहाँ हूं। दैट इज द राइट अप्रोच। तो गोल सेटिंग, क्या आपका गोल स्पेसिफिक है, क्या आपका गोल मेजरेबल है, क्या आपका गोल अचीवेबल है, क्या आपका गोल रिजल्ट फोकस्ड है, एंड क्या आपका गोल टाइम बाउंड है। ये सोचो। और गोल क्या है पहले तो ये सोचो, आगे चलो। तीसरा डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। डिसिप्लिन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। यूजुअली इस देश में टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है, उसके बिना चलता नहीं है। लेकिन आप लोग भी यहाँ आए तो अमेरिकन लोगों से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, होना चाहिए, क्योंकि हम इंडियन मेंटालिटी लेकर चलते हैं। यहाँ आए हैं अमेरिकन लोगों की कृपा से, उनके साथ रहते रहते काफ़ी चीज़ें हमने अच्छी एडप्ट की है, लेकिन फिर भी हमारे संस्कार जो है रेस टू रेस कभी जाते नहीं है। टाइम के बारे में भी हमारी थोड़ी सोच डिफरेंट है। हम बहुत पर्टिकुलर रहे टाइम के, और उसके लिए मैं 2-4 चीज़ें सिर्फ शॉर्ट में बता दूं टाइम के डिसिप्लिन के लिए। टाइम का डिसिप्लिन सीखना हो ना तो 2-4 चीज़ें मैं खाली बता दूँ। बाकी मैंने बहुत लेक्चर दिए हैं अर्ली एज, 2000 अराउंड 2000 की साल में, 2002 में काफ़ी मैंने लेक्चर दिए, मैनेजमेंट पर पूरी सीरीज ली है। आपके पास नोट्स भी होगी, घर जाके देखना। लेकिन अभी इस रेफरेंस में मैं 2-3 चीज बता दूं टाइम का मैनेजमेंट करने का, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ये लेक्चर कोई मुझे बुक्स में अवेलेबल नहीं है, ये मेरे एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज है, टाइम का मैनेजमेंट करना हो तो सुबह जल्दी उठो।
try to wake up early in the morning. अदरवाइज अब बातें कर सकते हो टाइम के मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर, 9 बजे उठने वाला टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकता। टाइम मैनेजमेंट के लेक्चर दे सकता है, मेरे से भी बढ़िया, मेरे से भी बढ़िया, एकदम बढ़िया। अरे किताब लिख सकते हैं साहब 500 पेज की टाइम मैनेजमेंट, लेकिन वो उठता है 9 बजे और टाइम मैनेजमेंट की बुक लिख रहा है, लिख सकते हो, लेकिन फॉलो करना बहुत कठिन है। मैं मेरे अनुभव सुनाऊं, मैं अकेला अपने हाथ से सारा काम मैनेज करता हूं। मैं पीस ऑफ माइंड फाउंडेशन राजकोट सेंटर चलाता हूं। मैं करीब करीब 15 कंट्री में मेरा नेटवर्क है, वहां मैं ट्रैवल करता हूं, लेक्चर देता हूं, वो सब करता हूं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, लोगों के फोन अटेंड करता हूं, उनको आंसर देता हूं, मेरे सेंटर में जो लोग काम करते हैं उनको मैनेज करता हूं, मैं ट्रैवलिंग करता हूं, इंडिया में लेक्चर देता हूं, मैं किताब लिखता हूं साल में 1 से 2, और सब इतना आसानी से हो जाता है कि कभी भी स्ट्रेस नहीं आता है। कारण क्या? एकमात्र चाबी है, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि सुबह अगर 4, 4:30 बजे उठ गए क्यों हंस रहे हैं? I get up and she is like, always tells me, no, don't get up so early. I get up early. तो वो बोल रही है भाई, अगर सुबह 4, 4:30 बजे उठ गए, मैं मेरा अनुभव सुना रहा हूं, 8 बजे तक तो आपके पूरे दिन का आधा काम तो खत्म हो जाता है। 8 बजे तक मैं 4 से 8, 4 घंटे में पूरे दिन का आधा काम खत्म कर देता हूं। एवरी डे, टुडे आई एम डूइंग दैट। आज भी मैं सुबह 4 बजे उठा, रात को सोया 11:30, 12। मैंने सुबह अपना कमिट मैंने कर लिया कि सोने का डिसिप्लिन मेरे पास नहीं है। मैं हूँ बहु लग रहा बेटा बड़ो सुबह 4-5 घंटे की नींद काफी है। हाँ, अरे अभी आएगी बात, अभी बता दो, आएगी बात। अब आओगे ना, बात आएगी। वो अभी आएगा, हो सकता है अभी आ जाएगा। आप थोड़ी देर धैर्य रखोगे ना, अभी मैं ले लूंगा। तो सुबह जल्दी उठो। नींद कितनी है अभी मैं आता हूं, अभी 10 मिनट में मैं आता हूं, 10 मिनट में। चलो, तो सुबह जल्दी उठो, पहली चीज तो। नींद की बात मैं अलग से करने वाला हूं, इसलिए अभी यहां डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं। जल्दी उठो। दूसरा सूत्र है कि जिस चीज में समय मिसयूज होता है, वेस्ट होता है, उस पर कंट्रोल करो, स्ट्रिक्टली कंट्रोल करो। आपका समय कहां कहां बर्बाद होता है विदाउट एनी प्रोडक्टिविटी, वी वेस्ट अवर टाइम। જ્યારથી આ વોટ્સઅપનું ડબલું આવ્યું છે, जब से ये व्हाट्सएप का ये चीज आई है, हमारा डिसिप्लिन खत्म हो गया। सुबह से शाम तक आप सोचो, रात तक, कि आपका टाइम व्हाट्सएप में कितना जाता है और उसके सामने रिजल्ट क्या है। हमारा कोई भी क्रिएशन नहीं है व्हाट्सएप में, हमारा कोई भी क्रिएशन नहीं है। किसी ने मुझे मैसेज भेजा, जरा सी नजर घुमाई, फॉरवर्ड, तुरंत फॉरवर्ड, पूरा पढ़ते भी नहीं, फॉरवर्ड। एक फैमिली के पास मैसेज आया तो उसके घर में फोन के फोन आने लगे, और बहन जी बहुत बहुत अभिनंदन, आपके घर बच्चा हुआ। उसने कहा किसने कहा? अरे मुझे मैसेज तो आया। अरे वो मैसेज क्या था? वो मैसेज ये था कि किसी ने दिवाली पर मैसेज भेजा था, हैप्पी दिवाली और धनतेरस ये सब करके, और नीचे लिखा कि मेरे वहां आज पुत्र का जन्म हुआ है। उसने फॉरवर्ड किया, पढ़ते भी नहीं है। वो मैसेज देखते कितना टाइम किल करते हैं। मैं आपको एक ईमानदारी से चीज बताऊं,
कभी भी फालतू मैसेज आप दूसरे को फॉरवर्ड मत करो। आज से नियम ले लो, कम से कम उसका टाइम मैनेजमेंट हो, तुम्हारा तो नहीं। हम दूसरे के टाइम मैनेजमेंट के प्रोग्राम को डिस्टर्ब करते हैं और फालतू और कहीं ना तो गणेश जी की मूर्ति मोकले ले, गणेश जी की मूर्ति सुबह सुबह ओम 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 भेजेंगे। क्या क्या भेजते हैं, नॉनसेंस, फालतू। आप संकल्प, और मैं आप में से भी कुछ लोग होंगे, क्षमा करना, आज से प्रण कर लो। मैं किसी ने आपको भेजा है तो आपको अच्छा नहीं लगा ना, कितने मैसेज आते हैं रोज के, देखो 50 मैसेज व्हाट्सएप में, और आप दूसरे को फॉरवर्ड करो। क्यों उसके टाइम किल कर रहे हो? डिलीट करो। और ऐसे ग्रुप जो बार बार मैसेज भेजते हैं उसको लिस्ट से ही डिलीट कर दो। हाँ, लिस्ट से ही डिलीट करो उसको। कितना टाइम वेस्ट होता है। अब आजकल तो शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ, ये तो शादी में 4 फेरा पड़ते हैं ना, अब शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ कहते हैं 5वां फेरा एक और, 4 कमिटमेंट 4 फेरा के, 5वां कमिटमेंट करो, 5वां फेरा घुमाओ कि आज जितना टाइम व्हाट्सएप में देंगे उससे ज्यादा मुझे देंगे, एक फेरा और। यहां से हम दूर जो आदमी जिसको मैं जानता भी नहीं हूं उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं, और घर में जो आदमी मेरा इतनी सेवा करता है उसके साथ कम्युनिकेशन का टाइम नहीं। सचमुच टाइम है हमारे पास अपने परिवार में कम्युनिकेट करने का? कई लोग तो कई बार तो 2-2 दिन से घर में रहते हैं, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते और कम्युनिकेशन कर रहे हैं कहां, जिससे ना कुछ लेना ना देना। बच्चों, इसमें से ये इलेक्ट्रॉनिक साधन बहुत अच्छे हैं लेकिन खतरनाक भी है, और हम यूज करने की बजाय ज्यादा मिसयूज करते हैं। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली, मैं तो जब सुनता हूं ना इतना मुझे भय पैदा हो रहा है। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है कि सड़क पर आप खड़े हैं तो दुनिया को पता चल जाएगा आप कहां चल रहे हैं। सड़क पर आपकी गाड़ी खड़ी है, दुनिया, क्योंकि अभी ऐसी सड़कें बनने वाली, स्मार्ट सड़कें, आपको भी पता नहीं होगा, पता है ना, स्मार्ट सड़कें, स्मार्ट फूड आने वाला है। अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ये आईटी आपको कहां ले जाएगी। स्मार्ट फूड जिसमें कुछ नहीं करना है, एक ऐसा मशीन आएगा उसमें आप रख दो और आप जो चाहेंगे वो चीज सीधी प्रिंट होकर निकल के आएगी, और वो आप खा सकते, पी सकते, आपकी भूख मिट सकती है। ऐसी स्मार्ट फूड आने वाला है, स्मार्ट सड़कें आने वाली है, कल्पना नहीं कर सकते। ये आईटी कहां जाके अटकेगी कोई भरोसा नहीं है, और लाइफ खत्म कर देगी। जितनी एक बाजू टेक्नोलॉजी बढ़ी है, दूसरी बाजू टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को भी जीना हराम कर दिया है, जीना हराम कर दिया है। एक प्रश्न का जवाब दे दो, मैंने कभी पहले भी पूछा था। इतने सारे हमारे अनुकूल साधन हो गए हैं, कितने, मुझे जवाब दो, इससे आपकी फ्रीडम बढ़ी कि डिपेंडेंसी बढ़ी? देखो आप कितनी फनी बात है। एक तरफ सारे साधन मेरी सुविधा के लिए, उन सारे साधनों के लिए मैं डिपेंडेंट हो गया। एक दिन भी वॉशिंग मशीन चले नहीं, घर में महाभारत। एक दिन एसी नहीं चले, मैं रह नहीं सकता। हम कितने डिपेंडेंट हो गए। निकालो वहां से टाइम, तो जहां जहां टाइम किल करते हैं उसमें से निकालो। टीवी पर कितना टाइम किल करते हैं। एक बार कंप्यूटर पर बैठे ने, वो कंप्यूटर फेविकोल की तरह 2 घंटा चिपक जाएगा। एक बार बैठे ने आप, एक बार बैठे, अब इतना वो फेविकोल है, उठने नहीं देगा जल्दी, एटलीस्ट 1-2 घंटा तो जाएगा। टेक्नोलॉजी के पास तभी जाओ जब आपको जरूरत हो, नहीं तो फिर होगा ये कि उसके अकॉर्डिंग आप जाओगे, आप गुलाम हो जाओगे। तीसरा टाइम मैनेजमेंट का सूत्र है, ट्राई टू बी पंक्चुअल इन योर लाइफ। पंक्चुअल रहो, कुछ चीजों में तो पंक्चुअल रहो साहब, कुछ चीजों में जहां बहुत सेंसरली आपने कमिटमेंट किया है वहां आप पर्टिकुलर रहो।
अगर आपने किसी को टाइम दिया है मीटिंग का और 5 लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप राइट टाइम पहुंचो। इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आगे चलूं। और टाइम के डिसिप्लिन के लिए, क्योंकि काम बहुत ज्यादा, टाइम कम है, तो यू हैव टू सेट द प्रायोरिटी। यू हैव टू सिलेक्ट द प्रायोरिटी फॉर टाइम मैनेजमेंट। 25 काम है, 25 नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू सिलेक्ट द प्रायोरिटी। कुछ चीजें आपको इग्नोर करनी पड़ेगी, सारी चीजें नहीं कर सकते। अरे मैं तो क्या कहूं, आपको 24 घंटा कम पड़ता है ना, अगर भगवान आपको 1 महीने के लिए 48 घंटा दे देने तो भी हम सुधरने वाले हैं। 48 घंटा भी कम पड़ेगा, क्योंकि काम और बढ़ा लेंगे। काम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, काम घटाओ, टाइम उतना का उतना रखो। सेट द प्रायोरिटी। अब इंडिया से आए, 15 दिन का ट्रैवल करके, वेकेशन लेके, अब आपकी पहली प्रायोरिटी ईमेल चेक करना कि पहली प्रायोरिटी हेल्थ? सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूं, सोचो। आके हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजें जो काम की नहीं है फालतू, वो सब पहले कैचअप करेंगे, और फिर जब टाइम मिलेगा तो फिर योगा, फिर टाइम मिलेगा तो जिम, फिर सब बाद में स्टार्ट करेंगे। मैंने तो यहां तक सुना है कि अगर आपके बच्चे की 4 महीने बाद शादी है तो आज से सब कुछ बंद, क्योंकि 4 महीने बाद शादी है, तो सोना भी बंद। हाँ, लोगों को सोना भी, और शॉपिंग, एन प्लानिंग, रात को 2-2 बजे तक, और इतने फ्रस्ट्रेटेड, इतने परेशान। शादी वापस शादी, अरे शादी है तो हैप्पी रहो ना। शादी तो इसीलिए एंजॉय करो, और उसमें भी तुम इतना स्ट्रेस लेके सारे लोगों को बुलाया शादी एंजॉय करने के लिए, और मेन हीरो ही डिप्रेस। क्या एंजॉय करोगे? 4-4 महीने से प्रोग्राम। अरे आपकी कोई भी चीज माइनस नहीं होनी चाहिए। आपका मेडिटेशन चलना चाहिए, आपका योगा चलना चाहिए, आपका जिम रेगुलर रहना चाहिए, आपकी हर चीज रेगुलर रहे, और फिर आप उसको मैनेज करो अपने मैरिज को। इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। 4 महीने बाद शादी, सब छोड़ दोगे प्रोग्राम? कमाल है। 4 महीने तक इतना प्लानिंग तुम करोगे? ये प्लानिंग के नाम पर तुम्हारी एकदम यू आर पुअर। 4 महीने लगते हैं शादी के प्लानिंग में। अब इंडिया में आओ, सब 15 दिन में तो शादी की व्यवस्था, और ये 4-4 महीना है। मैं कह रहा हूं कि बी पंक्चुअल और सेट, हाँ, बी पंक्चुअल एंड सेट द प्रायोरिटी। एंड लास्ट सूत्र जो मैंने सुबह रिपीट कर दिया है, फिर भी टाइम मैनेजमेंट में आता है। लास्ट सूत्र है, टाइम का मैनेजमेंट करना है तो यू हैव टू मैनेज योर पोजीशन। जितना ज्यादा शॉपिंग करोगे ना, उतना टाइम बर्बाद होगा। शॉपिंग करने में नहीं, करने में तो होगा ही। वो वस्तु आने के बाद भी वो वस्तु ही आपका कितना टाइम खा जाएगी। अब घर में 50-50 ड्रेस, अब घर में 5-5, 10-10 जोड़ी जूते। अब वॉक करने जाएंगे तो शूज मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कौन सा पहनूं। कई बार मैं अपने शूज भूल जाता ना, वॉक करने जाना। मैं कहता हूं आपके शूज तो क्या कौन से चाहिए, दौड़ने के कि चलने के कि अरे मैं क्या शूज, ये नहीं शूज नहीं, सब अलग अलग आते हैं। कितने शूज, हो इस देश में ऑप्शन कितने हैं, कितने ऑप्शन में हम खलास हो गए। अच्छा था हमारा एक जमाना, अगर किसी माँ बाप के बच्चे को शादी करना है तो माँ बाप के ये लड़की है, बोल करना कि नहीं, खत्म। अब यहाँ तो इंडियन से, अमेरिकन से, चाइनीज से, गुजराती से, मारवाड़ी से, कितने ऑप्शन। डॉक्टर से, इंजीनियर से, बिजनेसमैन, कितने ऑप्शन है। और इतने ऑप्शन के चक्कर में हम डिसीजन लेना चूक जाते हैं। टू मच ऑप्शन इज वेरी हार्ड टू मेक द डिसीजन। तो इसका ध्यान रखो। पोजीशन थोड़ा कम। मैंने देखा कई लोगों को, मैं तो अपनी आंखों से देखता हूँ, जिनके घर में बहुत कम पोजीशन होता है। अब घर में जाओ ना, आश्रम जैसा लगता है। जैसे आए ना, आपको कैसा लगता है?
आश्रम जैसा लगता है ना, कहीं घर में जाते तो हम आश्रम जैसा लगता है। घर में, फैमिली के घर में इतना मिनिमम फर्नीचर, इतनी मिनिमम थिंग्स, अच्छा लगता है। खाली जगह होती है ना, इट लुक्स ब्यूटीफुल। अभी तो કેટલું બધું લાવીને ખડકે, सॉरी गुजरात, खड़के मतलब कितनी चीजें ला के ये और 2 महीना यूज की थ्रो आवे, डिस्पोजल क्या बोलते हैं, हाँ डिस्पोजेबल। हम कल्चर में जी रहे हैं। अब वस्तुओं को तो डिस्पोज करते थे, अब व्यक्तियों को भी 4 महीना यूज किया, छोड़ो। हम व्यक्ति को भी यूज करते, 4 महीना मैंने आपसे जूस निकाल लिया, छोड़ो जाओ, कमाल है। तो वस्तुएं कम करो। अब काफी लोगों में अवेयरनेस आई होगी कि कौन ऐसा मानते हैं कि मेरे घर पे मॉडरेट सब चीजें हैं, ज्यादा परिग्रह नहीं है, ऐसे कौन है? जरा इशारा करो तो जरा थोड़ा। हाँ, एक उर्मिला बहन, वेरी गुड। जो उर्मिला बहन घर में ओछा ओછું પરિગ્રહ છે તો હરીશભાઈ કેટલું રોજ યોગા કરે, જો એમને ટાઈમ મળી જાય। हाँ लीना बहन मॉडरेट, वेरी गुड। और मॉडरेट सी, इसलिए आप योगा करते हो ना। ये जितने भी मॉडरेट वाले सब योगा करते, देखो ये लीना बहन भी करते होंगे थोड़ा बहुत। हाँ, स्ट्रेचिंग वेचिंग कर लेते होंगे। हाँ दीपा बहन, और तो कम करो। और मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ साहब। अब अगर आपके बच्चों की शादी है तो ठीक है, सब अभी तो नई जिंदगी शुरू हो रही है, सब लाओ। लेकिन अब तो हमारी जिंदगी, सॉरी, अब तो किनारे की ओर है, पूरा होने की तरफ है। हम 50-55 आधी जिंदगी तो हो गए ना, मोर देन आधी। तो अब धीरे धीरे कम करने का समय है कि बढ़ाने का? और कैसे, और इस देश में तो मैनेज भी कैसे करोगे ना, फिर वही चीज हमारे लिए हेडेक बन जाती है। और अब दुनिया को पड़ी भी नहीं है आपके घर में क्या है, दुनिया को पड़ी भी नहीं है। ज्यादा लोग, आप बहुत अच्छा घर लो ना, ज्यादा टूर मत दो, क्योंकि वो उनको लगेगा कि ये मौज करके मैं रह गया, और उसको ईर्ष्या होगी। टूर मत, और दूसरे का ओपिनियन लो, फिर दूसरे का क्या बोलते हैं उसको, दूसरा अप्रिशिएट करें, कमेंट्स दें, कॉम्प्लीमेंट्स दें, इनसे थोड़ा धीरे धीरे बाहर निकलो, धीरे धीरे, क्योंकि इसमें स्थायी प्लेजर नहीं है। बाहर निकलो, आगे चलो। तो ये कुछ टाइम मैनेजमेंट के सूत्र है। हमारे वहाँ एक अच्छा श्लोक आता है हिंदू परंपरा में, टाइम मैनेजमेंट के लिए बोला, प्रथमे नार्जिता विद्या। जिंदगी के 100 साल 25 साल के 4 भाग किए, बहुत ब्यूटीफुल। प्रथमे नार्जिता विद्या, बोलो मतलब शुद्ध जरा अलर्ट रहेवाय એટલે प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितो धनम, तृतीये नार्जितो धर्मः, चतुर्थे किम करिष्यति। सो ब्यूटीफुल। हमारे ऋषियों ने कितना प्रैक्टिकल। प्रथमे नार्जिता विद्या, पहले 25 साल तक विद्या प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त, एजुकेशन, पहला 25 साल, 2-4 साल इधर उधर हो सकते हैं, बाकी के 25 साल 26 से 50। द्वितीय नार्जितो धनम, दूसरे 25 साल पैसे बनाने में लगे, बिजनेस। कितना प्रैक्टिकल। 26 से 50 साल तक बिजनेस करो, जितना कमाना हो, ये उम्र है, कमा लो। जिंदगी भर गुलाम मत बनो पैसे के, कमा लो 50 साल तक। तृतीय नार्जितो धर्म, 51 से लेकर 75 साल अध्यात्म की यात्रा पर निकल जाओ, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करो। आप कौन से एज ग्रुप में फिट होते हो? हाँ, एक्चुअली इस सूत्र के आधार पर तो आपको रिटायर्ड हो जाना चाहिए। इस सूत्र के आधार पर तो 50 के बाद तो आपको निवृत्त हो जाना चाहिए और स्पिरिचुअल जर्नी में लग जाओ। और कहा, अगर ये 3 तरह से टाइम का मैनेजमेंट नहीं करोगे तो भाईस्थान बताया, फिर चतुर्थे किम करिष्यति। अगर ये 3 समय पर 3 चीजें नहीं पाली तो फिर चौथे तबक्के में, यानी 76 से 100 साल तक क्या करोगे? सिर्फ रिग्रेट, सिर्फ पछताओगे और सिर्फ रो रो के मरोगे। एक टाइम मैनेजमेंट।
आगे चलो, चौथा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ऑफ हेल्थ, डिसिप्लिन ऑफ हेल्थ। ऐसा नहीं है कि आप सब नहीं जानते हो, लेकिन एक ऑर्गेनाइज वे में हम डिसिप्लिन को समझ रहे हैं, इसलिए सारी चीजें एक जगह इकट्ठे कर रहे हैं। डिसिप्लिन ऑफ हेल्थ, हेल्थ इज नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो मेंटल, नॉट ओनली फिजिकल। सॉरी, दो प्रश्न पूछ, एक प्रश्न पूछो पहले, फिजिकल हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट और मेंटल? मेंटल, वेरी गुड, ज्ञानी, बहुत बढ़िया। दूसरा जवाब दो, आप ज्यादातर फिजिकल हेल्थ के प्रति अवेयर हो कि मेंटल? देखो अब इस शिविर में रिवर्स करो, फिजिकल हेल्थ होगा तो जरूरी नहीं है कि आप मेंटली हेल्दी रहोगे, लेकिन माइंड हेल्दी होगा तो गारंटी से कहता हूं फिजिकली आप यदि सिक भी होगे तो मेंटली उसकी अफेक्ट आपके माइंड पर नहीं होगी। माइंड हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अब देखो मेडिकल साइंस, अब देखो टुडेज रिसर्च, अब देखो टुडेज इक्विपमेंट ऑन ऑल दिस लग्जरी, सारा फोकस किस पर है? फिजिकल हेल्थ पर। डॉक्टर सबसे ज्यादा किसके? फिजिकल हेल्थ के कि मेंटल हेल्थ के? फिजिकल। और अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने डिक्लेयर किया है 2020 में दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी जिसका नाम डिप्रेशन, 2020 आने वाली 4 साल में 2020 में खतरनाक जो पूरी दुनिया के मैक्सिमम लोगों को ग्रिप में ले लेगी वह है डिप्रेशन। आप तो भगवान की कृपा से ऑलमोस्ट बच गए, आपकी आने वाली जनरेशन बच नहीं पाएगी। आप मेंटल हेल्थ ज्यादा ठीक रहा आपका, लेकिन आने वाली जनरेशन मेंटल हेल्थ के प्रति बहुत पुअर रहेगी, ये भविष्यवाणी की गई है। अब देखो साहब, 80% लोगों को स्लीप की प्रॉब्लम है, 80% सो नहीं पाते रात को। बहुत सारे फैक्टर्स क्रिएट द डिप्रेशन। सेंसिटिविटी बढ़ गई, इंडिपेंडेंसी बढ़ गई, मैं किसी का सुनूं क्यों टॉलरेट करो, डिवोर्स बढ़ गए, ब्रेकिंग बढ़ गया, उसके कारण डिप्रेशन बहुत बढ़ेगा। मैं केवल एक दुख की, एक चिंता की बात रजू करके आगे बढ़ता हूं कि फिजिशियन इतने सारे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी, दवाएं ज्यादा से ज्यादा दवाएं किसकी बनती है? फिजिकल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ के लिए कोई दवा भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सुला दो। साइकेट्री क्या करता है? सुला दो, नींद ले ले, बस, उससे ज्यादा कोई दवा नहीं है साइकोलॉजी के पास। मेरा पॉइंट यह है, मेंटल हेल्थ पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और उसके लिए मेडिटेशन, उसके लिए स्पिरिचुअल अवेयरनेस, उसके लिए स्वाध्याय, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ पर फोकस करो। खैर, मैं आऊं फिजिकल हेल्थ पर भी। हेल्थ के लिए 4-5 बातें याद रखो। पहला प्रॉपर वेट, प्रॉपर वेट, अपने वजन को मेंटेन रखो, वजन बढ़ना नहीं चाहिए। हु कैन क्रोक, आप अपने वेट को मॉडरेट रखो। मैं बहुत केयरफुल हूं मेंटल हेल्थ के प्रति, तो पहले केयरफुल हूं। मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता हूं कि मेरा स्ट्रेस बूस्टअप हो जाए। कई के जो लोग मेरे पास आते, स्वामी जी आपके कितने बढ़िया लेक्चर। अब लोगों के पास तो टाइम नहीं, अमेरिका में बिजी, और वीकेंड में हमको पकड़ेंगे। एक जगह में गया, स्वामी जी ये 7 चक्रों के बारे में अगर जानना हो तो कितना टाइम लगेगा? तो मैंने कहा कि कम से कम 15 घंटे की ट्रेनिंग है, मैं 7 चक्र पर आपको सिखा सकता हूं। तो कि 2 दिन में हमको सिखा दो, ने सैटरडे संडे। मैंने कहा मिच्छामि दुक्कडम,
मैं क्षमा चाहता हूँ, 2 दिन में मेरी हैसियत नहीं है मैं सिखा सकूँ, और मेरी हैसियत हो भी तो 2 दिन में ये सारी बातें आप पचा नहीं पाएंगे। आई नीड मिनिमम 5 days, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है। अब मैं 5 दिन का कोर्स 2 दिन में कराने जाऊंगा तो मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। मैं मना करता हूँ, आई एम सॉरी। जिंदगी में रिलैक्स रहना हो ना तो एक सूत्र पकड़ लो, जहां ना कहने की जरूरत है वहां हाँ कहने की मूर्खता मत करो। जहां हाँ ना कहने की जरूरत है प्रेम से बोलो, थैंक यू आपने मुझे ऑफर किया, मेरे से नहीं हो सकेगा, आई एम सॉरी अबाउट दैट। अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, अगर आप हैप्पी है, अगर आप आनंद में, अगर आपको करने में खुशी है, जरूर करो, लेकिन अगर उससे आपका प्रॉब्लम बढ़ रही है प्रेम से मना करो, मेरी पात्रता नहीं, आई एम सॉरी। मना करना भी सीखो। मैं करता हूं बहुत बार, मेरे से नहीं हो सकता। लोग तो मेरे से 4-4 बार लेक्चर दिलवाते हैं। अभी हम शिविर का स्केड्यूल भी बना रहे थे, बोला एक ही दिन के शिविर में डिसिप्लिन सारा ले लो ना। मैंने कहा मैं नहीं ले सकता, आई नीड 2 days। एक दिन में, और एक दिन में मैं फटाफट चलूंगा तो आपको भी लगेगा कि स्वामी जी ने स्पीड पकड़ी। नहीं कर सकता हूं मैं, मुझे डीप में रूट में जाना जरूरी है। तो प्रॉपर वेट, कंट्रोल योर वेट। कभी भी अपना वेट नहीं बढ़े, हर महीने अपना वेट करो, चेक करो, वेट बढ़ना नहीं चाहिए। अब तो कितनी अवेयरनेस आ गई है, अब आजकल तो आपके पास आ गया ना, हाँ पूरा कंट्रोल करता है। मैं भी अपने फोन में रखता हूँ वो गूगल फिट, और कभी कभी वो मोटिवेट करता है, क्योंकि मुझे मेरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। अरे यार आज 50 मिनट का मेरा वॉक नहीं हुआ, आज इसमें नील बता रहा है चलो जरा घूम के आते हैं, और उसमें आता है यू अचीव योर टारगेट। बड़ा अच्छा लगता है जब इसमें वो मैसेज आता है टिंग यू अचीव योर टारगेट। तुरंत मैं बोलता हूँ लाओ चंचला जी 1 परोठा और खिला दो आपको। आई अचीव माई टारगेट। मोटिवेशन मिलता है ना, थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो प्रॉपर वेट। आई एम वेरी वेरी कॉन्शियस। मैं रोज 1 घंटा वॉक करता हूँ, लिटरली 1 घंटा वॉक। मेरे प्रोग्राम में लिखा है 62 मिनट रोज वॉक करना है, नहीं तो टिन नहीं बजेगा। 62 मिनट मुझे रोज वॉक करना है, चाहे मैं एक्सरसाइज करूं, चाहे मैं योगा करूं, चाहे मैं सूर्य नमस्कार करूं, तो भी एडिशनल। पर्टिकुलर। नंबर 2, प्रॉपर डाइट। प्रॉपर निश्चित कर लो आपकी बॉडी को देखकर कौन सी चीजें मेरी लाइफ में मुझे नहीं खानी है, उसको पहले माइनस करो। ये 5 चीजें तो मैं नहीं खाऊंगा, ये 5 चीजें तो मैं नहीं पीऊंगा। पीने में तो बहुत चीजें आ गई ना, 5। हमारी संस्कृति रुद्राक्ष की है, द्राक्ष की नहीं है। नहीं समझा? समझिए, हमारी संस्कृति रुद्राक्ष की है, द्राक्ष की नहीं है। लोग सड़ेली द्राक्ष पीदिया करो, रुद्राक्ष संस्कृति। तो प्रॉपर डाइट नक्की कर लो, ये मुझे नहीं पीना है, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, कोका, ये सब, ये अब तो आपने कम कर दिया ना। अब तो अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। पहले मैं देखता था 5-7 साल पहले लोग आते थे शिविर में, वो कोक का डबला साथ में ही होता था। अब सबके पास देखो पानी की बोतल छोटी छोटी। इट्स सो गुड। ये प्लेन में भी अब सब लोग, मैं देखता हूँ अमेरिकन लोगों में बहुत अवेयरनेस है। मैं देखता हूँ अपनी आंखों से, इतना ट्रैवल करता हूँ ना मैं तो, एयरपोर्ट में, प्लेन में। अब लोग ऑर्डर देते पानी, बस पानी पानी, कुछ ड्रिंक तो अब का, क्योंकि कितना शुगर, एक कैन के अंदर 12 स्पून शुगर, कौन बचाएगा? 1.5 घंटा तक ट्रेडमिल चलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कोक बंद करो ना पापा, 1.5 घंटा ट्रेडमिल चलाना नहीं पड़ेगा। तो प्रॉपर डाइट, कुछ चीजें छोड़ दो, मिठाई छोड़ो। ठीक है, वीक में 1 आध बार थोड़ा ले लिया चखने के रूप में, लेकिन 2 गुलाब जामुन खाए ना तो 1.25 घंटा ट्रेडमिल चलना पड़ेगा, और 1.25 घंटा चलने में ठूस निकल जाएगी। इससे अच्छा है कि 2 गुलाब जामुन का स्वाद छोड़ो यार।
प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज। नंबर 3, प्रॉपर एक्सरसाइज। जो भी आपकी बॉडी के लिए अनुरूप हो। अब समझदार आदमी करता है, करना चाहिए प्रॉपर। जो भी आपकी बॉडी के लिए 5, 7, 10 एक्सरसाइज जरूरी हो ना, वो कर लो। इस शिविर में एक चीज पकड़ लो, कम से कम 5, 7 एक्सरसाइज पकड़ लो जो रोज रिलीजियसली करना, जस्ट लाइक ए ब्रश। 5, 7 पकड़ लो। बैक की करना, पेट की करना, शोल्डर की करना, हाथ की करना, नी की करना, 5, 7 पकड़ लो। और कुछ नहीं तो कल मैं सिखाऊंगा सूर्य नमस्कार। 3, 4 सेट रोज सूर्य नमस्कार कर लो, बस खत्म, ज्यादा जरूरत ही नहीं। तो एक्सरसाइज कल बताऊंगा। सूर्य नमस्कार, 12 स्टेप्स ऑफ सूर्य नमस्कार काफी मैंने सिखाया। आगे चलो। प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर आराम। शरीर को जितना आराम की जरूरत है उतना आराम दो। इस देश में यह भी प्रॉब्लम है, पूरी नींद नहीं लेते लोग, पूरी नींद नहीं लेते हैं। इंडिया में और अमेरिका में मैंने डिफरेंस देखा है। इंडिया में लोग सोए रहते हैं, कहते उठो जरा एक्टिव था। और यहां मुझे कहना पड़ता है थोड़ा आराम करो, थोड़ा भागो मत, थोड़ा बी रिलैक्स, टेक इट इजी। भागते रहते। अमेरिका में तो कितनी आराम की व्यवस्था है। देखो, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन काम, और वो भी सुबह अर्ली और वर्क करो तो शाम को 4 बजे घर पे। सैटरडे संडे और फ्राइडे को आधा दिन तो ऑलमोस्ट छुट्टी का मूड। सैटरडे फुल दिन रजा, संडे रजा। कितना टाइम है आपके पास, लेकिन फिर भी लोग भागते रहते। सैटरडे इधर जाना, उधर जाना, उधर पार्टी, इधर गेट टुगेदर, इधर एनिवर्सरी, इधर 50th एनिवर्सरी, 50 साल की एनिवर्सरी मनाते हैं बड़ा हॉल बुक करके, और आपस में जमती नहीं है। एक उधर सोता है, एक उधर सोता है, और मनाते एनिवर्सरी साथ में, दुनिया को दिखाने के लिए हमारा प्रेम। कमाल है यार। ये पर आदमी कितना बिजी है। एनिवर्सरी मनाओ, बर्थडे है, ये डे, कितना डे। जन्मदिन सब मेरे को नहीं कहना चाहिए। जन्मदिन अपनी हैसियत मनाए। अपने किया क्या है कि अपना जन्मदिन मनाया? क्या किया तुमने? जन्मदिन तो उसका मनाया जाता है जिसने कुछ किया हो, जिसने कंट्रीब्यूट किया हो दुनिया का, उसका जन्मदिन मनाओ। हमारा जन्मदिन हजारों डॉलर का खर्चा। अच्छा है कुछ चैरिटी करो ना, किसी संस्था को दो ना, 5 बच्चे पढ़े, कुछ काम करो, कुछ हॉस्पिटल में दो। और खाली हजारों डॉलर, और उनको खाने के लिए बुलाएंगे जिनको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है घर पे। एनिवर्सरी मनाओ तो ऐसे पुअर बच्चों को बुलाओ एनिवर्सरी में जिसको खाने को रोटी नहीं है, और उनके साथ बैठकर मनाओ। बड़े बड़े लोगों में अपनी स्टेटस दिखाने के लिए उनको इनवाइट करा लो, हमारी एनिवर्सरी। और लोग भी मुफ्त में तमाशा देखने को मिला तो कौन पैसा खर्चे। बच्चों बर्थडे, मुझे अभी पूछ रहे थे, मैंने कहा मैं मेरा बर्थडे मनाता ही नहीं हूँ। हमने किया क्या कि बर्थडे मनाए? बर्थडे तो महापुरुष का होता है जिसने कुछ दुनिया के लिए किया। नेल्सन, ये अपने वो ना, अभी साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, नाम सुना कि नहीं? कल बात करूंगा। जबरदस्त आदमी, 27 साल वो आदमी जेल में रहा, अफ्रीका के लिए लड़ता रहा। साउथ अफ्रीका, इतना टॉर्चर किया गया उस आदमी को, लेकिन उसने साउथ अफ्रीका को फ्री किया। जबरदस्त। मैं बताऊंगा किसको फॉरगिवनेस कहते हैं, किसको इमोशन कहते हैं, किसको लागणी कहते हैं, किसको ग्रेट हार्ट कहते हैं। ऐसा ब्लैक आदमी है, ब्लैक, साउथ अफ्रीका, ब्लैक मैन। दुनिया उसके फ्यूनरल में 100 कंट्री के नेता आए, किसी को बुलाया नहीं था, नो प्रोटोकॉल, अपनी इच्छा से 100 कंट्री के भूतपूर्व लीडर्स आए। क्यों? स्टेडियम में देखो लाखों लोग। क्या किया उस आदमी ने? मैं बात करूंगा कल की भी थोड़ी एडवर्टाइज कर दूं ना। प्रॉपर एक्सरसाइज, उसके बाद प्रॉपर रेस्ट, पूरा रेस्ट लो। एंड अंतिम सूत्र, प्रॉपर एटीट्यूड।
मैंने इसको हेल्थ में डाला है। एटीट्यूड ठीक नहीं होगा तो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए भी हमारा हेल्थ ठीक नहीं होगा। एटीट्यूड कई बार हमारा फिजिकल हेल्थ बिगाड़ता है। एटीट्यूड। अब आराम कितना करना, अभी वो भाई पूछ रहे थे, अभय भाई आराम कितना करना, सबकी अपनी अपनी फिगर है, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। मेरे लिए 3 घंटे की नींद पर्याप्त है, पर्याप्त। मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक एक्टिव रहता हूं। नींद तो इलास्टिक तरह है, नींद तो रबर की तरह है, जितना खींचो उतनी लंबी होगी, जितना छोड़ दो उतनी छोटी होगी। साइकोलॉजी में अगर किसी ने पढ़ाई की हो, साइकोलॉजी, आई डिड द मास्टर इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में कहते हैं इंसान की ऑथेंटिक स्लीप 2.5 घंटा है। 2.5 घंटा क्या क्या 7-7 કલાક ને 8-8 કલાક હોવું જ જોઈએ। સવારે 6 વાગે આંખ ખુલે એટલે યાદ આવે 8 કલાક તો હોવું જ જોઈએ, નથી આ। किसने कहा 8 घंटे की स्लीप? देखो ध्यान से सुन लो, गहरी नींद होगी तो 2.5 घंटा इज इनफ। गहरी नींद में बोल रहा हूं शब्द, मेरी कंडीशन है नींद की गहरी, डीप समाधिस्थ नींद। गांधी जी कभी कभी मीटिंग में देरी होती थी, लोग आते नहीं थे, गांधी जी कहते थे मैं 5 मिनट की देरी है, मैं जरा रूम में नैप लेके आया। और गांधी जी 5 मिनट में झपकी लेके मीटिंग अटेंड करते थे। कितना कंट्रोल स्लीप पर, और बैटरी चार्ज हो जाती थी। मैं भी आपसे निवेदन करूं, आफ्टर 60 और आफ्टर 65 अगर अनुकूलता हो, दोपहर को खाने के बाद आधा घंटा पावर नैप लो, जरूरी है। रिसर्च हुआ है आधा घंटा पावर नैप लेने से बाकी के आधे दिन में आपकी एनर्जी 2 गुना बढ़ जाती है। इज अ रिक्वायर्ड। तो गहरी नींद तो 2.5 घंटा ही है। अब आप 7 घंटा सोते हो, इसका मतलब समझो कितनी गहरी है, लंबी है, गहरी नहीं है। लंबी नींद लेना पड़ेगा अगर गहरी नहीं है तो। वो 7 घंटे में आप 2.5 घंटे का आराम लेते हो, और योगी 2.5 घंटे में आपके 7 घंटे जितना आराम लेते हैं। एक बहन ने मुझे पूछा अगर 2.5 घंटे की नींद है तो फिर 7 घंटा हम खटिए में करते क्या सोते समय? मैंने कहा 7 घंटे में वो 2.5 घंटा कौन सा है उसको खोजते हैं। वो 2.5 घंटा गहरी नींद का आपके जीवन में भी वो फेस आता है। रात को सोते ना तो 2-2.5 घंटा ऐसे आता है जिस समय आप समाधि में होते, गहरी नींद में। उस समय अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर देना है, खत्म। किसी का वो टाइम 3 से 5:30 का होता है, किसी का 2 से 4:30 का होता है, सभी का ये 2.5 घंटे का टाइम अलग अलग होता है। उस समय वो गहरी नींद में होता है, और हर चोर को पता है वो 2.5 घंटा आपका कौन सा, उसी समय वो घुसता है। चोर चोरी करने उसी समय घुसता है, पता ही नहीं चलता है। गहरे नींद में आपके डाइनिंग टेबल पर जितने आपके आईफोन पड़े हैं सब लेके भागेगा। तो नींद, और नींद की एक बात बताऊं, मैंने अभी जैसे पहले कहा सुबह जल्दी उठो। लेट उठने वाले के लिए एक चीज मैं बता दूं, जितना आप लेट उठोगे उतनी स्फूर्ति ज्यादा नहीं होगी, उतना लेजीनेस ज्यादा होगा। जितना जल्दी उठोगे उतनी स्फूर्ति ज्यादा होगी। प्रयोग करके देखना। जो जॉब करते मंडे टू फ्राइडे एनर्जी ज्यादा होती है कि सैटरडे संडे? मैं बोलूंगा नहीं। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू फील? मंडे टू फ्राइडे एनर्जी ज्यादा होती है। सैटरडे संडे तो है हाफ पेंट पेरी चढ़ो पेरी घर में आटा मारता हो 10-10 12-12 बजे तक बगासन उबासियान यानी कोई मूड ही नहीं, प्लानिंग ही नहीं। आम 3 વાર રસોડા માટો મારી જાય, આમ હાવ લગરા જેવું કામ હોય। સેટરડે સંડે તમે જોજો લથાર્जिक, क्योंकि लेट उठे पूरा दिन स्पॉइल्ड, जल्दी उठो पूरा दिन मैनेज। प्रयोग करना। सैटरडे संडे जल्दी सो जाओ ना, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह उठो ना।
ये मेंटालिटी हो गई। यहाँ इस देश में तो ये भी मेंटालिटी होगी, अरे बाबा सैटरडे संडे रात तो सोने दो, नींद तो उड़ गई है रोज की आदत के अनुसार, लेकिन मेरी मेंटालिटी पड़े है। नो, स्लीप को कंट्रोल करो। कितना डिसिप्लिन हुआ? 4। एक ले लूं 5वां 2 मिनट में। 5वां डिसिप्लिन है डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग। डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग, सीखने का डिसिप्लिन। कीप योर माइंड ओपन टू लर्न ईच एंड एवरी टाइम फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन। लर्निंग डिसिप्लिन। रिसेप्टिव रहो, रिसेप्टिव रहो, ओपन माइंडेड रहो। लर्न करने में कभी भी कोई चीज बैरियर नहीं बननी चाहिए। मैं हर एक व्यक्ति से हर एक समय कोई भी चीज सीख लेता हूं, हर एक समय। मैं शास्त्र कम पढ़ता हूं, लेकिन लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूं, बहुत चीजें मैं पकड़ लेता हूं। और आपकी ही वो चीज अनुभव से मेरे पास आती है, वही लेक्चर में कहीं ना कहीं मैं आपके सामने रजू करता हूं। आपको लगता है डिट्टो मेरे पर बोल रहे हैं स्वामी जी, तो आपकी तो बात थी, मैंने पैकेज बना के दे दी। मेरा काम पैकेज बनाने का है, बात आपकी ही है, एक्सपीरियंस आपके ही है। आई मास्टर्ड हाउ टू मेक ए पैकेज, यू नो, पैकेज होता है ना। तो सीखने की सीखो, छोटे बच्चों से भी सीखो, बड़ों से भी सीखो, अच्छे लोगों से भी सीखो, बुरे लोगों से भी सीखो, बुरे लोगों से भी सीखो। मैं तो कहता हूं एक सक्सेसफुल आदमी जो नहीं सिखाता, उससे ज्यादा एक फेल्योर आदमी सिखाता है। जिंदगी में आगे बढ़ना होना है, जिंदगी में सक्सेस होना हो, तो अपनी आंखों के सामने फेल्योर आदमी को रखना। विचित्र लगेगा जरा, समझ गए मेरी बात? फेल्योर क्यों ये फेल हुआ, उसने क्या क्या किया जिससे फेल हुआ, मैं मेरी लाइफ में वो चीजें कम से कम नहीं करूंगा। खत्म। एक बुरा आदमी जितना सिखा सकता है, अच्छा भी नहीं। बहुत आदमी क्रोधी स्वभाव वाला होता है ना, मैं उसे सीख लेता हूं कि ये क्रोध करेंगे तो अपनी हालत ऐसी होगी, नहीं करना बापा, सीख लिया। जो दिन भर बड़बड़ करते हम सीखते हैं कि मौन रहना बहुत अच्छा, बहुत घमंड लेकर चलते हैं, गर्दन ऊंची करके चलते, सीख लो विनम्र होना बहुत अच्छा। जो जितना नेगेटिव है उससे ऑपोजिट पॉजिटिव चीज उतनी ही जल्दी सीख लो। सिंपल, कहीं जाने की जरूरत नहीं। एवरी पर्सन इज अ गाइड फॉर यू इफ यू वांट टू लर्न समथिंग। अब आप ध्यान, और मैं तो ये भी कहता हूं, जो आदमी आपके सामने जो नेगेटिव बिहेवियर करे, आप उससे ऑपोजिट पॉजिटिव बिहेवियर करो। कोई आदमी आके आपके सामने बहुत ज्यादा बोले ना, आपको क्या करना है? सुनो, ये बंद रखो, उसमें बोलो मत ज्यादा। आप भी ज्यादा बोलोगे, वो भी ज्यादा बोलेगा। कई बार होता है, देखना, कई बार कन्वर्सेशन में दोनों बोलते रहते हैं। हाँ, आपने फील किया? कई बार वो भी बोल रहा, वो भी बोल रहा, कुछ सुन ही नहीं रहा। और एक्चुअली एक आदमी जब बोलता है और दूसरा नहीं भी बोलता है, तो वो सुनता नहीं है, वो प्लानिंग करता है, मुझे क्या बोलना है इसके बारे में। सुनता कौन है? बाप। लर्न। हर इंसान से कितनी, मैं इसीलिए आपको बार बार यह बुलाता हूं ना, आपने जो बोला, क्योंकि हर एक आदमी से हर एक आदमी सीख सकता है। छोटे बच्चे से भी सीखो, छोटा बच्चे भी बहुत चीजें हैं सीखने की। मैं तो बहुत सीखता हूँ। एक छोटा बच्चा जा रहा था, अपने गुरुजी को कहा, गुरुजी ने प्रश्न पूछा। छोटा बच्चा आ रहा था, पंडित था, बड़ा ज्ञानी कम था, ज्ञान का घमंड ज्यादा था। पूछा बच्चे को, 8 साल के, बताओ बेटे इस मोमबत्ती में से ज्योति कहां से आ रही है? बच्चा होनहार, जीनियस, फॉरेन रिटर्न, जवाब नहीं दिया, फूंक मार के मोमबत्ती बुझा दी। और उसने गुरु को पूछा, पहले आप बताओ ज्योति गई कहां, आई कहां, बाद में जवाब दो, आप बताओ गई कहां। उसने कहा गई कहां, वो तो मालूम ही नहीं। मैं तो प्रश्न पूछने के चक्कर में जवाब थोड़ा याद रखता हूं। जब तुमको गई कहां वो मालूम नहीं है, तो आई कहां से वो पूछने का अधिकार नहीं है। शून्य से आई, शून्य में चली गई। वो पंडित उसके चरणों में गिर पड़ा, बेटा आज से तू मेरा गुरु, मैं तेरा, मेरी आंख खोल दी तूने आज। हर एक इंसान कुछ सिखाता है। एक और प्रश्न पूछ लो,
दूसरे के अनुभव से सीखना अच्छा कि खुद अनुभव करके सीखना अच्छा? दूसरों के, जानकी बहन कह रहे हैं दूसरों के अनुभव से सीखना। और नहीं, बढ़िया, दोनों ही अच्छा है। दोनों में बेस्ट क्या? बेस्ट क्या? मुझे घुमाओ मत, बेस्ट क्या? दूसरे से हाँ, पूरी ऐसा है, दूसरों के अनुभव से सीखना ज्यादा बेस्ट है, इसलिए कि उसमें अपन नुकसान से बच गए, उसमें अपने को एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। एक आदमी खड्डे में गिरे तो अपन सीख लो कि भाई अपन भी इसी तरह आंख बंद करके चलेंगे ना तो अपन भी गिरेंगे। वो गिर के एक्सपीरियंस करके फिर सीखने, इतना नुकसान भोगने की जरूरत नहीं है। पहले गिर गए तो पहले गिर गए तो पहले सीख लो, पहले गिर गए। लेकिन आदमी ऐसा है साहब, दूसरे के अनुभव से तो क्या, खुद के अनुभव से भी नहीं सीखता है। जापान की कहावत है, एक गधा एक खड्डे में दूसरी बार नहीं गिरेगा मगर आदमी गिरेगा। गधा भी नहीं गिरता है, और हकीकत है। लिटरली आप एक गधे को खड्डे में गिराओ, बाहर निकाल, फिर दूसरी बार वो नहीं जाएगा, स्टैच्यू की तरह खड़ा हो जाए, नहीं मैं मरूंगा। आदमी ने एक बार गुस्सा किया, नुकसान भोगा, मित्र छूटे, संबंध छूटे, दुश्मनी की, फिर 5 दिन में फ्रेश तैयार, एनर्जी आ गई, फिर गुस्सा तैयार। सीखते नहीं हम, कम से कम अपने अनुभव से तो सीखें कि मैंने ये किया था, ये परिणाम भोगा, अब मैं ना करूं। प्लीज, इतनी तो हमारी सेंस होनी चाहिए कि मैंने जो गलती करके परिणाम भोगा, आई विल नॉट रिपीट अगेन, इज इनफ। हो सकता है इतना? कितनी सिंपल फिलोसॉफी है लाइफ की, है कि नहीं? सो सिंपल, लेकिन अब अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये डाइजेस्ट नहीं होगी। बादाम की तरफ पचाना पड़ेगा इसको, तब डाइजेस्ट होगा। तो लर्न, और लर्निंग की सबसे बेस्ट मेथड है, व्यक्ति तो सिखाता ही है। बस बात पूरी करूं, 2 मिनट में, घड़ी देख लो। सबसे बेस्ट मेथड है रीड समथिंग गुड थिंग्स। रीडिंग इज द बेस्ट मेथड टू लर्न समथिंग गुड थिंग्स। थोड़ा पढ़ो, और मैं कह रहा हूं थोड़ा ही पढ़ो, ज्यादा नहीं। ज्यादा पढ़ोगे ना कुछ नहीं सीखोगे, ये भी मैं बोल दूं। घणा लोग एवो फाको मारे है, आगे मैं 40 पाना वाची नाख्या, आज मैंने 40 पन्ने पढ़ लिए, स्वामी जी आपकी किताब के इतना इंटरेस्टिंग था, छोड़ने का मन नहीं हुआ। मैंने कहा घास काटा तूने, लाओ किताब में पूछू 2 प्रश्न, कुछ भी बोले नहीं। ज्यादा भी नहीं पढ़ना। आप अब एडवांस लेवल पर हो, जैसे अभी कहा 12 साल नहीं 20 साल से आप सुन रहे हो, तो मैं विनंती करूं, अब ज्यादा पढ़ने का समय नहीं है। रोज केवल 2 पन्ने, कितने? 2 पन्ने। लेकिन 2 पन्ने पढ़ने के बाद जितना 2 पन्ने पढ़ने में टाइम लगाया, उससे डबल टाइम उस पर सोचने में लगा। हम पढ़ लेते हैं, सोचते नहीं है। और ऐसी किताब पढ़ो जो आपके लाइफ को अपग्रेड करे, मीनिंगफुल हो। कोई ऐसी किताब नहीं इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन तो गूगल भरा पड़ा है, वो नहीं। समथिंग जो आपको मोटिवेट करे, ऐसी एक किताब का 2 पन्ना पढ़ो। वो 2 पन्ने में भी वो रहस्य होगा जो आपकी जिंदगी को टच कर जाएगा। यह है बेस्ट लर्निंग प्रोसेस। तो 24 घंटे में एक दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आज 24 घंटे में मैंने कुछ भी लर्न न किया हो। मैं तो कहता हूँ, अगर आप अपने प्रति स्ट्रिक्ट है डिसिप्लिन में, तो रात को सोने के पहले आप लिखो, आज 24 घंटे में मैंने एक चीज क्या सीखी। वो नहीं सीखी तो 24 घंटा गया, 24 घंटे का आयुष्य गया, लेकिन आपने कुछ पाया। Every 24 hours I want to learn something new things, at least one। आंखें खुली रखो, कोई अच्छी चीज आएगी, कोई कोटेशन आएगा, कोई वाक्य आएगा, कोई पढ़ाई, कोई लोग मिलेंगे, सीखो। मैं इजीली सीख लेता, मैंने कहा ना, जैसे मैं फ्लाइट में ट्रैवल करता हूँ, पास में कोई तो 2 मिनट इंटरेक्शन करता हूँ, मैं सीख लेता हूँ।
एयरपोर्ट में कोई आदमी बैठा है, 10 मिनट बात करता हूँ, सीख लेता हूँ। सीख लो, रिसेप्टिव रहो। ऐसी मंगल कामना के साथ 5 डिसिप्लिन को आज मैंने कवर कर लिया है। अब आप रिलैक्स। 10 में से आधा तो हो गया एक दिन में, अब 5 बाकी है, ओके कल मैं लूंगा। तो हम रिपीट कर ले। पहला डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ऑफ थिंकिंग। नंबर 2, डिसिप्लिन ऑफ गोल सेटिंग। नंबर 3, डिसिप्लिन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। नंबर 4, डिसिप्लिन ऑफ हेल्थ। नंबर 5, डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग। बाकी के 5 डिसिप्लिन की चर्चा बाद में करेंगे। आपने भाव से सुना, थैंक यू। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण, ओम।